गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 12वां अध्याय, जिसका नाम है गंदा पानी फैलाए रोग। प्यारे बच्चों, पानी जब गंदा होगा तो उससे अनेक प्रकार के रोग होंगे। ये पानी कैसे गंदा होगा, इससे कौन कौन सी बीमारियां हमें लग सकती हैं, या गंदे पानी का सेवन करने से हम किन किन बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं, इन सभी के बारे में आज के अध्याय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पर बच्चों, सबसे पहला जो सवाल हमारे सामने निकल कर के आया है वो ये है कि जो पानी है वो गंदा होगा कैसे, यानी हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि पानी कैसे हो गंदा। तो बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं हम एक प्यारे से गांव की कहानी के साथ में। इस गांव में एक पानी का छोटा सा तालाब बना हुआ है। उस तालाब का उपयोग गांव के सभी लोग करते हैं। साथ ही साथ वो इसका उपयोग किन किन कार्यों में कर रहे हैं और इस तालाब का पानी कैसे गंदा होता है, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं इस छोटे से गांव से। तो चलो बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, हरिमोहन अपने गांव में अपनी भेड़ें चराया करता था और यहाँ हम देख पा रहे हैं हरिमोहन को, और पास में चरती हुई भेड़ें भी हमें दिखाई दे रही हैं ना। तो ये हरिमोहन की इमेज है बच्चों, जो भेड़ें चराया करता है। इसके बाद देखो, वो भेड़ों को चराने के बाद में क्या करता, तालाब पर वह अपनी भेड़ों को पानी पिलाने ले जाता था। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं उन्हीं भेड़ों को जो पहुँच चुकी हैं तालाब पर और पानी पी रही हैं। साथ ही साथ देखो बच्चों, उसी तालाब का पानी वह अपने पीने के लिए भी काम में लेता था। यानी बच्चों, आप समझ पा रहे हैं कि जो गांव का तालाब है उस पर भेड़ें भी पानी पी रही हैं और जो इंसान यानी हरिमोहन है वो भी पानी पी रहा है। इसके अलावा देखो बच्चों, और क्या क्या होता है उस तालाब पे। तो तालाब के पानी को गांव के लोग खाना बनाने, नहाने, पशुओं को पिलाने आदि उपयोग में लेते थे। यानी बच्चों, हम ये समझ पा रहे हैं कि जो लोग हैं गांव के, वो अपने अनेक सारे कार्यों के लिए, पशुओं को पिलाने के लिए और भी बहुत सारे कामों में उसी तालाब के पानी का उपयोग कर रहे हैं। जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं कुछ ग्रामीण महिलाओं को जो तालाब के किनारे बैठ करके अपने कपड़े धो रही हैं, और नीचे हम देख पा रहे हैं जो गांव के पशु हैं वो भी वहां पर पानी पी रहे हैं। इसके अलावा देखो बच्चों, उसी गांव में रहने वाला राधे, वो क्या करता है, गांव का राधे अपनी भैंसों को नहलाने व पानी पिलाने भी उसी तालाब पर ले जाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं राधे को और उसकी भैंसों को जो पानी में तैर रही हैं यानी नहा रही हैं उसी तालाब में। अब बच्चों, अब तक की स्टोरी से हम क्या समझ पाए कि जल का जो स्रोत यानी तालाब है उस पर जो गांव के सभी व्यक्ति हैं वो अपने अलग अलग कार्य के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। कोई पीने के पानी के लिए कर रहा है, कोई नहाने के लिए कर रहा है, कोई कपड़े धो रहा है। साथ ही साथ हमने ये देखा कि उसी तालाब पर पशुओं को भी नहलाया जा रहा है, पशु भी पानी पी रहे हैं और इंसान भी उसी तालाब का पानी पी रहे हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप समझ पा रहे हैं कि अब तक की स्थिति में हमें ये तो अंदाजा हो गया कि तालाब का पानी साफ तो नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो पशु हैं वो भी वहीं नहा रहे हैं, व्यक्ति वहीं कपड़े धो रहे हैं, वहीं स्नान कर रहे हैं, उसी पानी को पी रहे हैं। तो ये पानी साफ तो नहीं रह पाएगा, नहीं रह सकता ना, इसीलिए ये पानी गंदा हो गया है। और इसके अलावा देखो बच्चों, क्या होता है, गर्मी के दिनों में तालाब का पानी सूखने लग जाता, वह कीचड़ बन जाता। यहाँ देखो, हम देख पा रहे हैं गर्मी के समय की तालाब की तस्वीर, जहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि पानी की मात्रा कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में जो तालाब का पानी है वो क्या हो चुका है, सूख चुका है या सूखने लग जाता है। क्यों सूखता है, हमने जाना था ना जब हमने जाने थे पानी के विभिन्न विभिन्न गुणों के बारे में। यानी हमने ये जाना था ना पिछले अध्यायों में कि जो पानी होता है वो सूर्य की गर्मी को प्राप्त करके भाप बन करके वायुमंडल में मिल जाता है। इसी कारण गर्मी के समय में जो तालाब का पानी है वो सूखने लग गया, और साथ ही साथ यहाँ हम देख पा रहे हैं वो कीचड़ का रूप लेने लग जाता है। यानी कुछ गंदला सा पानी जो अंत में रह जाता है वो कीचड़ के रूप में उस तालाब में रहता है। तो ऐसा पानी उपयोग कर सकते हैं क्या? फिर भी देखो बच्चों, क्या होता है, इस बचे हुए थोड़े पानी में से भी गांव के लोग पानी लाते थे। अब बच्चों, हम ये समझ पा रहे हैं जो गांव के लोग हैं वो इस पानी का भी उपयोग कर रहे हैं। यानी हमें अब तक की स्थिति में ये स्पष्ट हो गया कि गांव के लोग एक ऐसे पानी का उपयोग कर रहे हैं जो पीने के लायक ही नहीं है, यानी वो गंदा पानी हो चुका है, उसमें कई तरह की अशुद्धियां मिल चुकी हैं। क्यों मिल चुकी हैं?
जानवर वहीं नहा रहे हैं, इंसान भी वहीं स्नान कर रहे हैं, वहीं पर व्यक्ति अपने कपड़े धो रहे हैं, अपने दैनिक कार्य भी कर रहे हैं, साथ ही साथ पशु भी वहीं पर पानी पी रहे हैं। यानी हम अंदाजा लगा पा रहे हैं ना कि उस तालाब का पानी कितना गंदा हो गया होगा और गांव के लोग अभी भी उसी पानी का उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनका स्वास्थ्य खराब तो होना ही है, यानी वो बीमार तो पड़ेंगे। तो क्या होता है, अधिकांश समय गांव के लोग बीमार ही रहते थे। और यहाँ हम देख पा रहे हैं गांव वालों को जो एक डॉक्टर से सलाह लेते हुए, उनसे इलाज करवाते हुए हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, आप इतनी स्टोरी से ये समझ पाए ना कि जो गंदा पानी है वो किन किन कारणों से होता है। यानी हम जल स्रोतों के पास में हमारे दैनिक कार्य करते हैं या फिर पशुओं को नहलाते हैं, हमारे कपड़े धोते हैं, जल स्रोतों के पास में वहीं स्नान करते हैं। इन सभी कारणों से जो जल के स्रोत हैं वो गंदे हो जाते हैं, उनका पानी पीने लायक नहीं रहता। और अगर हम इस पानी का उपयोग करते हैं तो हम भी कैसे हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो जाना ना हमने ये पानी गंदा कैसे होता है, ये पानी हमारी ही लापरवाही के कारण गंदा हो जाता है। तो चलो बच्चों, अब कुछ आसान से प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो देखो बच्चों, सोचिए और बताइए में। बच्चों, हमसे पहला प्रश्न किया है, नदी के पानी और गड्ढे के पानी में क्या अंतर है। दोनों जगह पानी तो एक ही है ना, या नदी हो चाहे गड्ढे हो, फिर उनके पानी में अंतर क्या होगा। देखो बच्चों, जो नदी का पानी होगा वो बहता हुआ जल है, एक जगह पे थोड़ी रुकती है, नदी तो चलती रहती है। जबकि गड्ढे का पानी हम देखते हैं जहां भरा हुआ है वहीं पर भरा रह जाता है। तो इन दोनों के पानी में क्या अंतर होगा, हम कैसे बता सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, नदी का पानी बहता हुआ पानी है, इसलिए वह सड़ता नहीं है। जो बहता जल होता है वो स्वच्छ होता है। हमने पिछले अध्याय में जाना था ना, जब तक कि उसमें कोई बाहरी रूप से अशुद्धि नहीं मिलती है तब तक बहता हुआ जल शुद्ध माना जाता है। साथ ही साथ देखो बच्चों, अगर वो सड़ा ही नहीं तो उसमें दुर्गंध भी नहीं आती। इसीलिए नदी का पानी बहता हुआ पानी है और वो सड़ता भी नहीं है और उसमें दुर्गंध नहीं आती। जबकि बच्चों, जो गड्ढे का पानी है वो ठहरा हुआ पानी है और सड़ने लगता है, जिसके कारण उसमें दुर्गंध आने लगती है। और बच्चों, जहां सड़ा हुआ पानी होगा, कीचड़ होगा, दुर्गंध होगी, वहां कौन आएंगे, तो उसमें कीड़े मकोड़े व मक्खी मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो ये वो मूलभूत अंतर है जो किसी नदी के पानी में और गड्ढे के पानी में होंगे। यानी हमने जाना नदी के पानी और गड्ढे के पानी में क्या क्या अंतर होंगे। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, आपके आसपास कहां कहां ठहरा हुआ पानी आप देखते हैं। यानी बच्चों, हमें उन स्थानों के नाम बताने हैं इस प्रश्न में जहां हमने ठहरा हुआ पानी देखा है, बहता हुआ जल नहीं, एक जगह ठहरा हुआ पानी। तो हम कहां कहां देख पाते हैं, तो देखो हम देख पाते हैं गड्ढों में, तालाब में और नालों में हमने ठहरा हुआ पानी देखा है। और इन स्थानों के नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि कभी नालों का पानी या हम कह सके तालाबों का पानी, गड्ढों का पानी बहता हुआ थोड़ी दिखता है हमें, वो तो एक जगह भरा हुआ होता है। तो हमने लिखा गड्ढों में, तालाबों में और नालों में जो पानी होता है वो ठहरा हुआ पानी होता है। साथ ही साथ देखो बच्चों, अगला प्रश्न है, गड्ढों के पानी में दुर्गंध क्यों आती है। और इस प्रश्न के बारे में हमने प्रश्न संख्या 1 में चर्चा की है कि गड्ढों के पानी में दुर्गंध क्यों आती है। क्योंकि बच्चों, जो गड्ढों का पानी है वो ठहरा हुआ पानी होगा और ठहरा हुआ जल होता है वो सड़ता है और सड़ने के कारण उसमें दुर्गंध आने लगती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, गड्ढों का पानी ठहरा हुआ होता है जो सड़ने लगता है, जिससे गड्ढों के पानी में दुर्गंध आती है। और साथ ही साथ इस पानी में कई प्रकार के कीड़े मकोड़े और मक्खी मच्छर भी पैदा हो जाते हैं। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, नदी नहर के बहते पानी से दुर्गंध क्यों नहीं आती है। जहां प्रश्न संख्या 1 में हमने ये भी चर्चा की थी कि जो नदी हो या नहर हो या बहता हुआ पानी हो उसमें दुर्गंध नहीं आती। क्यों नहीं आती है, क्योंकि जो नदी और नहर का पानी है वो बहता हुआ होता है, जिसके कारण पानी सड़ता नहीं है और इसीलिए नहर के या नदी के बहते हुए पानी से दुर्गंध नहीं आती है। तो प्यारे बच्चों,
अब तक के अध्याय में हमने क्या क्या समझा है? हमने ये जानकारियाँ प्राप्त की कि जो जल के स्रोत हैं वो किन किन कारणों से गंदे होते हैं। जैसे हमने देखा ना, तालाब, जो गांव का तालाब था, वो किन किन कारणों से उसका पानी दूषित होता है, और अगर इस दूषित जल का उपयोग हम करते हैं तो हम अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि बहता हुआ जल स्वच्छ होता है और वो सड़ता नहीं है, इस कारण उसमें दुर्गंध नहीं आती। जबकि जो गड्ढों का या ठहरा हुआ पानी है वो सड़ता है और उसमें इसी कारण दुर्गंध आती है, तथा कालांतर में उसमें अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े और मक्खी मच्छर पैदा हो जाते हैं, जो अनेक प्रकार के रोग फैलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।